और प्रियंका जी ने जो अपना क्षेत्र मजबूत किया हुआ, ऐसी बात नहीं, लगभग पूरे। और कॉलोनी की आंदोलन में तो है ही सब, कॉलोनी के 6 लोग हैं, उनकी पूरी एक ही RWA जी हैं और जितने भी लोग और हमारे इनके दूसरे RWA के साथ में हम पूरे काम मिलकर सब काम करेंगे, उसकी चिंता। आज मैं आपके बीच में हमारे समाज के राजनीतिक हक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व और हमारे समाज की खास तौर पे महिला प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ने के लिए बीच में आई हूँ। बचपन से जब मैं पढ़ाई करती थी, कॉलेज में, स्कूल में, सुनती थी कि महिलाओं का राजनीति में आना बहुत गलत माना जाता है। मेरी भी कई सोच थी, लेकिन आप सबने 3 चुनाव लड़वाकर निगम पार्षद के और 2 बार निगम पार्षद बनाकर ये साबित कर दिया कि महिलाओं के लिए राजनीति कभी ना गलत थी, ना है, ना होगी, बल्कि राजनीति तो अपने समाज की सेवा करने का, अपने क्षेत्र की सेवा करने का और अपने देश की सेवा करने का मौका देती है। एक आम सी लड़की को शेरनी की तरह मजबूत बनाकर मैदान में उतारती है ताकि वो पुरुषों से भी आगे निकलने का जज्बा अपने अंदर ला सके। लेकिन 2 बार निगम पार्षद बनने के बाद भी कोंडली में पहली बार मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि जिन लोगों का कोंडली में कोई अस्तित्व भी नहीं था, पर हमारे समाज के लोगों ने और सभी मानवतावादी लोगों ने उनको जो संवैधानिक ताकत पे बिठाया, उनके ऑफिस पर काम करने वाले, मैं 2-2, 5-5 हज़ार की नौकरी करने वाले लोग आज हमसे बदतमीजी करते हैं। यहाँ पर समाज के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आपको याद होगा अंकल अरविंद, अभी MP इलेक्शन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो था कोंडली, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने भी वो देखा। मतलब मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। समाज में बहुत विधायक रहे हैं हमारे समाज के भी, पर कभी भी बदतमीजी किसी ने नहीं की। तो अरविंद केजरीवाल जी आने वाले थे और यहाँ बारातगढ़ के सामने ही मंच लगा था, मेरे हाथ से माइक छीना गया, विधायक के लोगों ने छीना। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपसे नहीं कहूँगी तो मैं किससे जाके कहूँ। मुझे बोलने नहीं दिया गया। आपको पता है मैं चुप रहने वालों में से हूँ नहीं, लेकिन जैसे ही मैं कुछ करती, आप सबने देखा मंच पर क्या हो रहा था, चढ़ने भी नहीं, बुलाते नहीं। तो जैसे ही मैं कुछ करती, लेकिन उतने में केजरीवाल जी आ गए। मैंने सूझबूझता और समझदारी दिखाई और कुछ नहीं किया, क्योंकि ये पक्का था कि मैं वहाँ कुछ करूँगी, पार्टी में गलत मैसेज जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरी जो है राजनीति खत्म करने की पूरी प्लानिंग थी। पर उस वक्त गुस्से का घूंट पिया हमने और खैर MP इलेक्शन लड़वाया। सबने बोला कि भाई खूब मेहनत करो, MP बना दो, सीट खाली हो जाएगी और फिर हमारा समाज सीट पे बैठेगा। हमने बहुत दिन रात मेहनत करी, 2020 में भी करी, अभी भी 2024 में भी MP के इलेक्शन में करी। पर आज मैं ये सोचने को मजबूर हूँ कि हमारे समाज की ये सब होते हुए जब मैं घर जाती हूँ तो सोचती हूँ कि हमारे समाज की, क्योंकि देखिए यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं। मैं बार बार हमारे समाज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोंडली विधानसभा अनुसूचित जाति की सीट है। यहाँ पे सिर्फ रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति ही लड़ सकता है, महिला या पुरुष। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हमारे समाज की, खासकर से जाटा समाज की एक भी महिला पूरी दिल्ली में विधायक क्यों नहीं है, ये सोच मुझे आती है। लेकिन बनेगी कैसे? एक तो महिला, ऊपर से कुल 12 सीट, 12 ही सीटें हैं दिल्ली में रिजर्व, तो नंबर कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोंडली विधानसभा में जो हुआ 2020 में, वो हमारे समाज की राजनीतिक हत्या थी, जो हमारी और आपकी वजह से हुई। आज आपके बीच में इस निवेदन के साथ आई हूँ कि जब किसी भी समाज की बेटी की शारीरिक और आपराधिक हत्या होती है तो समाज इकट्ठा होता है। हमने देखा होगा पूरे देश में हमारे समाज के महिलाओं के साथ या फिर समाज के साथ किस प्रकार का उत्पीड़न होता है। आप राजनीतिक हत्या को भी उस हत्या से कम मत मांगना।
आप राजनीति अपमान को भी उस बलात्कार से कम मत मानना, क्योंकि ये काशीराम जी बोलते थे कि राजनीति का रोग लगा लो, जब तक जिंदा रहोगे वो रोग आपके साथ रहेगा। तो वो रोग तो आप लोगों ने लगा दिया है, क्योंकि निकली तो मैं काशीराम साहब की विचारधारा से ही हूँ, बाबा साहब की विचारधारा से, तो मरते दम तक वो चीज़ तो मेरे खून में रहेगी। तो जब कोई राजनीतिक हत्या करने की कोशिश करता है ना, वो जनता को नहीं दिखाई देती, लेकिन व्यक्ति व्यक्तिगत महसूस करता है, खासकर महिला। आप में से आपने देखा होगा कि 2007 से मैं कौंडली की सक्रिय राजनीति में हूँ। तब हमारे करदम जी निगम पार्षद हुआ करते थे कौंडली से, और भाई संजय चौधरी वहाँ से पार्षद हुआ करते थे। तब से राजनीति में आपके सहारे मैंने पहचान बनाई, पार्षद बनी 2-2 बार। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी सोचा है आपने? मैं तो बहुत सोचती हूँ कि प्रियंका गौतम के बाद कोई और लड़की इन 15-20 सालों में क्यों नहीं उतरी राजनीति में? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत संघर्ष होता है, बहुत गलत निगाहें, बहुत गलत वक्तव्य, उल्टी सीधी हिम्मत, और पता नहीं क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे समाज की महिलाएं राजनीति में नहीं आ पाती, और जो मेरी जैसी आती भी हैं अपने दम पर का मतलब मेरा दम तो आप लोग हो, लेकिन अपने दम का मतलब कि महिला सीट होने पर मैं किसी की बहन बनकर या बीवी बनकर या बेटी बनकर चुनाव नहीं लड़ी। मैं खुद एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं खुद मेहनत करती हूँ। इसलिए पार्टी ने काम को सराहा, बसपा ने भी सराहा था, जो मैं कभी नहीं भूल सकती, और आम आदमी पार्टी ने भी सराहा, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सराहा। लेकिन शायद मेरे आम आदमी पार्टी में आने के बाद जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ, मेरे समाज का जो प्रतिनिधित्व कौंडली विधानसभा की संवैधानिक सीट से जो खत्म हुआ, और फिर से मुझे आपने निगम पार्षद बनाया, तो कहीं ना कहीं चुभ रही हूँ। और मैं नहीं चुभ रही, अगर मैं आज घर में भी बैठ जाऊँ, आप कोई भी आ जाओ कौंडली विधानसभा से चुनाव लड़ने, कोई भी जाट समाज का आ जाओ, यही होगा, चाहे लड़की आ जाओ चाहे लड़का आ जाओ। और ये बातें मैंने आपसे ही सीखी हैं, ये कसक, ये पीड़ा, ये हिम्मत, ये समझदारी जो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हमने आप लोगों को किया है और आप आए, ये सब आपने ही मुझे सिखाया है। बस मैं आज अकेले महसूस कर रही हूँ, और शब्दों के माध्यम से ही अपनी बात को आपके बीच में कहकर चाहती हूँ कि आप भी वो महसूस करो कि राजनीति हत्या कौंडली विधानसभा में होने मत देना। आगे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही हूँ, आप सभी ने मेरा हमेशा साथ दिया है। मैं चाहती हूँ कि पूरे देश की मैं राजनीति नहीं कर रही, कम से कम कौंडली विधानसभा में मुझे भी आपकी तरह बुजुर्ग होना है एक दिन। लड़कियाँ निकलें, मैं एक ऐसा उदाहरण बनूं कि समाज की, बल्कि सभी समाज की लड़कियां राजनीति में आएँ और हमारी कौंडली की जिम्मेदारी लें। आपने देखा होगा मेरे साथ सीता, मिनी, आंटी और यहाँ पर रश्मि जी महिलाएं हैं जो बहुत मेहनत करती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ महिलाएं आगे निकलें। पर अगर मेरी ही हिम्मत टूट गई तो फिर वो मैसेज नहीं जा पाएगा। हम राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी में हो, मुझे नहीं पता आप लोग सारे के सारे आम आदमी पार्टी से हैं, कुछ कांग्रेस के भी बैठे होंगे यहाँ पे, कुछ मतलब सभी पार्टियों से, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जब बात समाज की लड़ाई और हक अधिकार की आती है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक होना चाहिए। जाटा समाज के प्रतिनिधित्व के लिए हमको एक होना चाहिए और अपनी ताकत को आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में दिल्ली में और कौंडली विधानसभा में दिखाना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो आप ये मान लीजिए इतिहास हमें और आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि कौंडली विधानसभा का बच्चा बच्चा जानता है कि कौंडली विधानसभा में जाटव समाज की संख्या, जैसे भी राहुल नागपाल भाई ने बताई, सबसे ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा संख्या होने के बाद भी अगर कौंडली विधानसभा में हमारे समाज का विधायक नहीं है तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि कुल दिल्ली में
70 में से 12 ही सीटें हैं हमारे पास जो अनुसूचित जाति के लोग लड़ते हैं, और उनमें से सभी अनुसूचित जाति के लोगों की भागीदारी होती है। पर हमने अपनी भागीदारी को सीधेपन में या भाईचारे के नाते या बीजेपी को हराने के चक्कर में अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की हत्या खुद करी है। आज जाटव भाल्य सीट होने पर भी अगर हमारा विधायक नहीं है तो आप सोच सकते हैं, आपको अभी अंकल बता रहे थे, करतार अंकल और धनप्रिय गौतम अंकल, तो कोई क्यों हमारी सुनेगा? कोई क्यों सीवर की समस्या आपकी सुनेगा? कोई क्यों पानी की समस्या आपकी सुनेगा? जब आप चुनाव में एक नहीं हुए, अपने समाज का व्यक्ति नहीं बनाया, उस समय नहीं सोचा, तो अभी कोई आपके बारे में भी नहीं सोचेगा, क्योंकि पहले खुद को अपने मान सम्मान और समाज की लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाके दूसरे पे हम दबाव बना पाते हैं। ये बात हमारे समाज की नहीं है। अगर ये सीट जनरल होती और यहाँ पे ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग होते और हम वो 70,000 होते और कोई ठाकुर समाज का भाई 10,000 होता तो ब्राह्मण समाज के लोगों का हक बनता। अगर गुर्जर समाज की संख्या ज़्यादा होती और वहाँ पे हम किसी उत्तराखंड समाज के व्यक्ति को लड़ा देते या उसे विधायक बना देते तो इनके हकों की हत्या होती। तो सेम वही हमारे साथ हो रहा है, इसलिए मैं इस बात को कर रही हूँ क्योंकि ये रिजर्व सीट है और हमारी संख्या यहाँ पे ठीक ठाक है और हमेशा ठीक ठाक रही है। बात सिर्फ प्रियंका गौतम की नहीं है, मैं तो इस मुद्दे को उठाने का मात्र जरिया हूँ। नाम तो मेरे समाज का ही होगा जो अब कौंडली विधानसभा में लगभग खत्म हो गया है। मैं बस प्रयास कर रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ। मैंने मेरे लोगों को राजनीति में हमेशा मजबूत देखा है। हमेशा देश के हर कोने में मैं जो भी सुनती हूँ ना, मैंने मेरे समाज को हमेशा मजबूत देखा है। पहली बार तब मैं भी नहीं समझी थी 2020 में, क्योंकि नई पार्टी ज्वाइन की थी। पहली बार कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कौंडली विधानसभा में कमजोर महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग वो महसूस कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ या नहीं। बस इस उम्मीद से आपके बीच में अपने दिल की बात रखने आई हूँ कि जब मेरा खून खौल रहा है तो आप भी इस चीज़ को समझेंगे जो मैं समझ चुकी हूँ, और आगे आने वाली चीज़ों को भी आपके बीच में समझाने या बताने के लिए आई हूँ। हमारे राजनीतिक नेतृत्व की जो मौत हुई है उसे रोकने का प्रयास कर रही हूँ। बाकी प्रयास करने वालों को खुद ही तलवार लेके मैदान में उतरना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही क्यों ना उतरूं, क्योंकि आपने 2 बार क्षेत्र की निगम पार्षद बनाया है। मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ये तलवार आप किसी को भी दे सकते हैं, समाज किसी को भी दे सकता है, लेकिन जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पे दीजिएगा। प्रियंका गौतम के हाथ में वो तलवार आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो निगम पार्षद बना दी ना आपने। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जातिवाद फैला रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ हमारे समाज की हिस्सेदारी की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी संख्या जितनी है उसके बदले में हमें हक मिलना चाहिए जो शुरू से था, अब नहीं है। उस पर विचार हमको करना होगा। तो जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के ऊपर आपसे बात कर रही हूँ। हमें सोचना होगा। हमारा समाज हिम्मत करता है, खतरा मोल लेता है, पढ़ाई करता है और आगे बढ़ता है, इसलिए शायद देश के हर कोने में हम चुभते हैं। इसीलिए राजनीति में भी अनुसूचित जाति की सीटों पर जाटव समाज की संख्या अधिक होने के बाद भी अगर उनको टिकट ना मिले और वो हमारी सीटों पर विधायक ना बने तो हम लोगों को सोचना होगा और आगे की रूपरेखा बनानी होगी। हम सब एक हैं तो हमारे अधिकार कोई नहीं छीन सकता। इसलिए इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, टिकट मिलना ना मिलना, टिकट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस नेता के साथ उसका समाज खड़ा होता है ना, और जिस नेता के साथ उसका पूरा क्षेत्र खड़ा होता है, नेता टिकट खुद उसके पास आती है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने हमेशा इसी चीज़ को अपनाया है, क्योंकि मैं गुलामी नहीं कर सकती। मुझे अच्छे से याद है कि जब 2012 में आप लोगों ने मुझे जनरल सीट पे खड़ा किया था, लड़वाया था और जिताया था, तब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था एससी का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जाति का मतलब क्या होता है, क्योंकि स्कूल पढ़े, कॉलेज निकले, चुनाव लड़ लिए। आप लड़ रहे थे वो लड़ाई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक एक चीज़ समझ में आई
उसके बाद जब दूसरा चुनाव हार ने तो बहुत कुछ ही समझाया। उसके बाद जब तीसरा चुनाव दूसरे क्षेत्र से जाके जीती, और उसके बाद वर्तमान विधायक और उसके चेलों के द्वारा मेरे साथ जो दुर्व्यवहार समय समय पर होता रहता है, सिर्फ इस वजह से कि मैं जाटव समाज की हूँ और आगे ना बढ़ जाऊँ, ये अपने हक की लड़ाई लोगों के बीच में जाके लड़ने न लग जाए, या हम में से कोई भी, अगर वो कारण होता है तो मैं लड़ूंगी। और आज आप लोगों के बीच में इसी उम्मीद से आई हूँ कि आप मेरा इस लड़ाई में साथ देंगे। हम जातिवादी नहीं हैं, हम बिल्कुल भी जातिवादी नहीं हैं, क्योंकि अगर हम जातिवादी होते तो 2020 के चुनाव में आज हमारा छोटा भाई, उसे मैं अपना छोटा भाई बोलती हूँ, वाल्मीकि समाज से हमारा छोटा भाई कुलदीप आज विधायक नहीं होता। मैंने खुद उसके लिए दिन रात मेहनत करी है, क्योंकि हमें लगता था कि हम इतनी बार विधायक बने, एक बार हमारा वाल्मीकि भाई भी बने। और सारे समाज ने, अंकल ने भी इस बात को कहा, हमने साथ दिया, MP इलेक्शन में भी काम किया। लेकिन इस कुर्सी को हमारे ही लोग कभी कभी संभाल नहीं पाते, उन्हें ऐसा लगता है कि वो भगवान बन गए हैं और हमारी कोई औकात नहीं है। तो उस भेदभाव की लड़ाई तो मैं ज़रूर लड़ूंगी आप लोगों के आशीर्वाद से। तो हम जातिवादी नहीं हैं, वरना वो विधायक नहीं होते। जो भेदभाव मुझे हर पल देखने को मिलता है, मैं लड़ाई इसलिए लड़ूंगी, मुझे वो भेदभाव नामंजूर है, मुझे वो भेदभाव नागवार है। मैं नहीं सहूंगी, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। मुझे बहुत दुख होता है, राकेश भाई यहाँ बैठे हैं, मैं चुनाव लड़ रही थी, फेसबुक से मेरे साथ में थे, 4 नंबर गली में मैं गई, इतने कटोरों में पानी भर के रखा हुआ था गलियों में। और पता है राकेश भाई ने मुझे क्या बोला, मैं शायद कभी इस बात को भूल भी नहीं पाऊंगी, चाहे आप मुझे विधायक बना दो, मंत्री बना दो, कुछ भी कर दो, कि बहन जी हम लैटरिन धोने नहर पे जाते हैं। पता नहीं क्यों वो बात भूल नहीं पाती हूँ मैंने बोला राकेश भाई, मैं काउंसलर बनूंगी तो मैं सबसे पहले यही लड़ाई लड़ूंगी कि मेरे लोगों को कम से कम पानी तो मिले। लेकिन जब काउंसलर बनी तो पता लगा कि राकेश भाई की गली नहीं, मेरी तो बहुत सारी गलियां, कोंडली, मुल्ला कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, दुनिया भर की है जहाँ पे पानी है, नहीं मिल रहा। तो बाबा साहब के संविधान में पानी, सीवर, रोटी, कपड़ा, मकान, मान सम्मान और इज्जत की ज़िंदगी जीने को दिया है। समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जब मेरे समाज के लोग, क्या मेरे क्षेत्र के लोग जब वहाँ पे बिलखते हैं ना, और वो अंदर से उनसे मिलने भी नहीं आते, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तब मेरा खून खौलता है। एक नेता को ऐसा नेचर होना नहीं चाहिए, पर मैं इंसान भी तो हूँ। तब मैं उनके अधिकारियों को डांट मारती हूँ, फ़ोन करती हूँ कि पानी दो वरना धरना देने आ रही हूँ। डर के मारे सुन लेते हैं, 1-2 दिन पानी छोड़ देते हैं, सीवर भी साफ कर लेते हैं। फिर वहाँ से आदेश आता है, अगर प्रियंका गौतम के फ़ोन का जवाब दिया, अगर प्रियंका गौतम की बात मानी तो तुम्हें सस्पेंड करा दिया जाएगा या तुम्हारा ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। तो उनके डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारा फ़ोन उठाना बंद कर देते। तो निगम ऐसा पहले कभी नहीं होता था। मैं पहले भी निगम पार्षद रह चुकी हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी को फ़ोन करती थी, काम होता था, मान सम्मान मिलता था। आज अगर उनके डिपार्टमेंट को फ़ोन करती हूँ, PWD हो, जल बोर्ड हो, सीवर वाले हो, कोई भी हो, तो वहाँ से रिप्लाई मिलता है, मैडम विधायक जी को पता ना लगे, मैडम फ़ोटो मत डालना, मैडम करवा देते हैं। ये सब कभी नहीं हुआ। जनता के कामों को हमेशा सर्वोपरि रखा गया। किस लिए, ये आपको सोचना होगा। मैं तो सोच सोच के आज ये फैसला किया और आपके बीच में आई। जो कह रही हूँ वो कह रही हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर हमारे समाज के किसी बड़े नेता का हाथ है नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। बताइए दिल्ली में कौन है, कोई है जो मुझे आगे बढ़ाए, मेरा मार्गदर्शन करे? एक नेता बता दीजिए हमारे समाज का, कोई भी नहीं है। मेरे पीछे हाथ सिर्फ बाबा साहब का है, साथ सिर्फ आपका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा नेता आप लोग हो, और आप लोगों से बड़ा मेरा समर्थक कोई हो ही नहीं सकता। मेरे नेता आप हो। आज हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को अपना नेता मानती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने न जाने कितने नेता बनाए,
और मैं इस चीज़ को जानती हूँ और ये चीज़ मेरे साथ हो रखी है। आपने मुझे जनरल सीट से जिताया, आप थे नेता, आप बढ़ा रहे थे मुझे आगे। अभी 2022 के चुनाव निगम पार्षद में भी ये करतार सिंह अंकल, हमारे दमप्री अंकल, हमारे प्रभुदयाल अंकल, नीलम अंकल उस वार्ड से क्योंकि थे, उस वार्ड में मेरा इतना वो नहीं था, वहाँ जाके इन सब ने मीटिंग कराई। मेरे इलेक्शन में अंकल महेश कौशिक अंकल अच्छे से जानते हैं, मैं इनसे भी मदद मांगती थी। अनुज आता था रात रात में मेरी मीटिंग कराता था क्योंकि वार्ड दूसरा था। मेरे इलेक्शन में मेरे ही वार्ड के कार्यकर्ताओं को दलुपुरा भेज दिया जाता था काम करने के लिए, ताकि मेरे पास कोई टीम वीम ना रहे। धन्य हो मुल्ला कॉलोनी के लोग जो एक तरफा मेरे साथ जुड़े और आज भी जुड़े हुए हैं, वहाँ से एक ताकत बनी। तो समाज के लोगों ने साथ दिया। कब लड़ी इलेक्शन, कब जीत गई, और इतने वोटों से जीती कि आज तक गड़ोली वार्ड से इतने हजार वोटों से कोई नहीं जीता। 4000 वोटों से जीती। ना कभी संजय चौधरी भाई 4000 वोटों से जीत पाए गड़ोली वार्ड से, ना कभी राजीव वर्मा भाई चुनाव वहाँ से 4000 वोटों से जीत पाए, जो मुझे आपने जिता दिया। तो जब सब साथ है ना, कोई भी लड़ाई कुछ नहीं है। तो जब मैं सोचती हूँ कि विधायक बहुत बड़ी चीज़ है, तो जब ये भी सोचती हूँ कि अगर ठान लिया तो विधायक क्या चीज़ है। अंत में मैं सच कहूँ, मैंने कभी विधायक बनने की नहीं सोचा, और इसलिए लेकिन अब परिस्थितियाँ और हक अधिकार की लड़ाई इतनी है कि मुझे आज अपनी बात आपके बीच में रखना ज़रूरी था। इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि मैं राहुल नागपाल भाई से कहती, भाई विधायक की तैयारी करते कैसे हैं। कभी लड़ी नहीं, कभी सोचा नहीं। बार बार अंकल से भी पूछती हूँ, अंकल विधायक लड़ना क्या, जैसे काउंसिलर लड़ते हैं वैसे लड़ते हैं। मैंने कहा नहीं। तो मुझे नहीं पता विधायक की तैयारी कैसे करते हैं, कैसे लड़ते हैं, कैसे करेंगे। आपको पता है, आपने पता नहीं कितने विधायक लड़वाए, कितने विधायक जितवाए, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी। हाँ, निगम पार्षद की तैयारी कैसे करते हैं वो आप सब लोग बहुत अच्छे से मुझे सिखा चुके हैं। बाकी अगर आप सलाह देंगे, साथ देंगे, जो बातें मैंने कही उसे समझेंगे, कोंडली विधानसभा में इस बात को आगे बढ़ाएंगे, तो सब हो जाएगा। हो सके तो हमारी हिम्मत जो हम कर रहे हैं, गुस्ताखी जो मैं उन लोगों की शान में करने जा रही हूँ, उसको मत टूटने दीजिएगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बार जाटो समाज को उम्मीदवार होना चाहिए, इस बात को फैलाना होगा। अगर आप सब लोग, जो भी लोग यहाँ लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, साथ देंगे तो जीतेंगे भी। जब मैंने ठान लिया तो आप भी आशीर्वाद देना। बाकी आपकी ये बहन, आपकी बेटी किसी से ना डरती, ना झुकती, ना कभी झुकेगी।